पति कोई एटीएम कार्ड नहीं जिसे जब चाह कैश कर लिया। पुनीत अपनी मम्मी शारदा जी को लेकर अभी घर में घुसा ही था कि देखा उसकी पत्नी नव्या अपना बैग लेकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। उसे देखते ही पुनीत बोला, तुम कहीं जा रही हो क्या? नव्या, हाँ, आज वृंदा के यहाँ किटी पार्टी है तो मैं वहीं जा रही हूँ। वहाँ से हम लोग मूवी देखने जाएंगे। बहुत दिन हो गए घर से कहीं गए हुए। पुनीत, लेकिन तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? मम्मी की तबीयत भी खराब है। नव्या, अरे पुनीत, तुम घर पे हो ही ना, तो मम्मी का ख्याल रख लेना। और हाँ, प्लीज़ मुझे 10,000 रुपये दे दो। पुनीत, 10,000 रुपये? पर किस लिए? अभी 4 दिन पहले ही तो तुमने 5,000 रुपये लिए थे ना? पुनीत ने हैरानी से पूछा। नव्या, अरे यार, थोड़े बहुत पैसे भी खर्च नहीं कर सकती हूँ क्या? हर चीज़ का हिसाब किताब तुम्हें देना ज़रूरी है। पुनीत, लेकिन नव्या, वैसे भी खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सेविंग है नहीं। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो मम्मी के इलाज में खर्च हो गए। थोड़ा सोच समझ कर तो खर्च करो। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? नव्या, अपनी माँ पर खर्च करने के लिए पैसे होते हैं तुम्हारे पास, सिर्फ पत्नी के लिए नहीं होते। कोई ज़िंदगी ही नहीं है मेरी। मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है तुम्हें, तुम्हारे घर को भी संभालो, तुम्हारी माँ को भी संभालो और 1 रुपया खर्च ना करो। कहती हुई नव्या अपना बैग वहीं सोफे पर जोर से पटकते हुए अंदर चली गई। इधर पुनीत अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उन दोनों की बहस देखकर शारदा जी उदास हो गई और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। आखिर कर भी क्या सकती थी? जब से पति गए हैं तब से घर की स्थिति खराब है। बिजनेस भी पहले जैसा नहीं चल रहा है। पुनीत सब संभालने की कोशिश कर तो रहा था, पर वो अकेला क्या करे? अगर नव्या का ही साथ ना हो तो? जरा जरा सी बात पर रूठ कर बैठ जाती है नव्या। उसे अपने खर्चों में कभी रास नहीं आ रही थी। ऊपर से शारदा जी की बीमारी ने कमर तोड़कर रख दी। बेचारा पुनीत कभी माँ को लेकर हॉस्पिटल भागता तो कभी बिजनेस मीटिंग में। नव्या कोई जिम्मेदारी हाथ में लेना ही नहीं चाहती थी। खैर, घर में बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। आधे घंटे बाद अचानक दरवाजे की डोरबेल बजी। पुनीत ने ही जाकर दरवाज़ा खोला। एक पल के लिए हैरान ही रह गया। सामने नव्या की मम्मी और भैया खड़े थे। उसे समझ तो आ गया कि नव्या ने ही उन्हें फ़ोन करके बुलाया है। मम्मी जी ने दरवाजे पर से ही पूछा, क्या बात है दामाद जी? नव्या फ़ोन पर बहुत रो रही थी, ऐसी क्या बात हो गई? इससे पहले पुनीत कुछ कह पाता, उसके भैया ने कहा, मेरी बहन आपके घर में बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारना पड़ रहा है। कैसा ख्याल रखते हैं आप उसका? पुनीत ने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, पहले आप लोग अंदर तो आइए, फिर आप बात करते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर आए, नव्या अपना बैग लेकर कमरे के बाहर आ गई और आते के साथ बोली, चलिए मम्मी, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं और मुझे कोई बहस नहीं करना है। अब बस मुझे इस घर में नहीं रहना है। नव्या, मेरी बात तो सुनो। पुनीत ने नव्या को समझाने की कोशिश की। नव्या, आप तो रहने ही दीजिए। दामाद जी, अगर आप संभाल पाते तो मेरी बेटी का यूँ रो रो कर बुरा हाल नहीं होता, नव्या की माँ ने कहा। तब अरे समधन जी, आप यहाँ अचानक हैरान परेशान सी। शारदा जी भी शोर सुनकर कमरे से बाहर निकल कर आ गई। नव्या की माँ, हाँ, मुझे तो आना ही था। बेटी की माँ जो ठहरी, बेटी दी थी नौकरानी नहीं जो दिन भर आपके घर को संभाले और ऊपर से थोड़े से पैसों के लिए आपकी मोहताज हो जाए। हाँ, मैं समझ रही हूँ समधन जी, पर आप मेरी बात तो सुनिए। शारदा जी समधन जी को समझाने की कोशिश करने लगी और वो थी कि समझ ही नहीं रही थी। जब वह आपके घर का काम कर रही है, आप अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, आपके घर की बहू है, तो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कहाँ जाएगी? उसकी इच्छाओं का मान तो आपको ही रखना पड़ेगा ना, नव्या की माँ ने कहा। उनकी बात सुनकर शारदा जी बोली, देखिए समधन जी, जब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, हमने कभी भी नव्या को पैसे देने से इनकार नहीं किया, लेकिन यहाँ कुछ समय से बिजनेस सही नहीं चल रहा है। ऊपर से आए दिन मेरी तबीयत भी खराब रहती है, तो घर की बहू होने के नाते नव्या को भी तो सोचना चाहिए। आखिर घर गृहस्थी है, वक्त ऊपर नीचे चलता ही है, कभी कम तो कभी ज़्यादा हो ही जाता है। नव्या की माँ, हाँ, लेकिन यह कम ज़्यादा सिर्फ बहू के लिए ही क्यों होता है? क्या आपकी दवाइयों में कभी कोई कमी रही है? आपके खाने पीने में कमी रही है? बस कमी तो मेरी बेटी के लिए हुई है। उसकी इच्छाएं पूरी कर सको तो ले आ जाना, नहीं तो लेकर जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को। पुनीत ने जब देखा कि उसकी सास कुछ समझने को तैयार नहीं है, तो उसने शारदा जी को शांत रहने के लिए इशारा किया। नव्या अपनी मम्मी और भैया के साथ वहाँ से रवाना हो गई। पुनीत ने भी नव्या को रोकने की कोशिश नहीं की। बेटा,
छोटी छोटी बातों को रबर की तरह नहीं खींचते। शारदा जी ने पुनीत को समझाया। पुनीत, नहीं मम्मी, ये बात तुम्हारी बहू को भी समझनी पड़ेगी कि मैं उसका पति हूँ, एटीएम कार्ड नहीं। बेटा, तेरा घर बिगड़ जाएगा। पुनीत, कुछ नहीं होगा माँ, आप फिक्र मत करो। जितने ऐशो आराम से उसे रहने की आदत हो चुकी है ना, वैसा ऐशो आराम उसके मायके में नहीं मिलने वाला। पुनीत जानता था कि नव्या की जितनी इच्छाएं यहाँ ससुराल में पूरी हुई हैं, उतनी इच्छाएं उसके पिता के यहाँ नहीं पूरी होगी, क्योंकि उसके पिता अक्सर बीमार ही रहते हैं। इसलिए उनकी आधी सैलरी तो उनके इलाज में ही चली जाती है। भाई और भाभी की इतनी इनकम नहीं जितने नव्या आए दिन पैसे मांगती रहे। नव्या एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, जिसे पुनीत के पिता ने पुनीत के लिए पसंद किया था। लेकिन ससुराल में इतना पैसा देखकर नव्या का दिमाग घूम गया। आए दिन शॉपिंग करना, किटी पार्टी में जाना उसके लिए नॉर्मल सी बात थी। इधर नव्या मायके आ गई। उसे वहाँ देखकर उसकी भाभी भी हैरान रह गई। उसके पिता ने समझाने की कोशिश की तो उसकी मम्मी ने उन्हें चुप करा दिया। उस दिन तो उसने दिन भर कमरे में आराम किया। रात को खाने में दाल रोटी और भिंडी की सब्जी देखकर उसका मुंह बिगड़ गया। यह क्या बनवा दिया है मम्मी? मेरा तो पेट नहीं भरेगा, मैं तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करने जा रही हूँ। उसकी भाभी ने उसकी मम्मी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, उसका मूड खराब है, पिज़्ज़ा खाना चाहती है तो खाने दो। नव्या का मूड होता है तो काम करती, वरना दिन भर पड़ी रहती। मूड किया तो घर का खाना खाया, नहीं तो बाहर से मंगवा लेती। बैठे बैठे अपनी भाभी को ऑर्डर देती रहती। भाभी भी मन ही मन कोड़ती रहती कि ऑफिस और घर के काम क्या कम हैं जो ननद भी घर पर आकर बैठ गई, ऊपर से नित नए खर्चे करते रहती है। ऐसा करते करते 10 दिन हो गए। आखिर मध्यम वर्ग की भी एक सीमा होती है। आज रविवार था तो सब लोग सुबह चाय पी रहे थे एक साथ। इतने में नव्या भी उठकर आ गई और बोली, मम्मी, मुझे पार्लर जाना है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, प्लीज़ 5,000 रुपये दे दो। उसकी बात सुनते ही उसकी भाभी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, 5,000 रुपये, वो भी पार्लर के लिए? ननद रानी, यहाँ मायके में कौन सा धन रख कर गई हो आप, जो आपने जब मांगा निकाल कर दे दें? नव्या, भाभी तमीज़ से बात कीजिए, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, अपनी मम्मी से मांग रही हूँ। नव्या थोड़ी बिगड़ती हुई बोली, भाभी, अच्छा, पर आपको बता दूं कि आपकी मम्मी भी इसी घर में रहती हैं और शायद आप ससुराल जाकर भूल गई हैं कि आपका मायका मध्यम वर्गीय है, जहाँ खर्चे इच्छाओं पर भारी हो जाते हैं। और वैसे भी आपको बता दूं कि इस घर का खर्चा कैसे चलता है, वो हम दोनों पति पत्नी ही जानते हैं। नव्या, भाभी बस, आप तो कुछ भी बोले जा रही हो, मत भूलिए कि ये मेरा मायका है। नव्या ने अपनी आवाज़ तेज करते हुए कहा, बेटा, तुम भी मत भूलो कि तुम्हारा मायका मध्यम वर्गीय है। तुम्हें 10 दिन से जिस तरह की हरकतें हम देख रहे हैं ना, उससे तो लगता है कि गलती पुनीत की नहीं है, बल्कि गलती तुम्हारी है। इस बार नव्या के पिता ने कहा। नव्या की माँ, अरे आप क्या कर रहे हैं? नव्या की मम्मी ने कहा तो उसके पापा ने डांट कर उन्हें चुप करा दिया। चुप रहो तुम, एक शब्द नहीं बोलोगी अब। अपनी बेटी का घर बिगाड़ने में तुमने भी कभी कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। तुम्हारी बेटी के खर्चे देखे हैं तुमने, ये भूल गई कि ये किस जगह से निकल कर गई है। इसके ससुराल वालों का बुरा दौर चल रहा है तो वो इसके उल जुलूल खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो बजाय ऐसे बुरे दौर में उनका साथ देने के ये उनको छोड़कर चली आई। अरे ये पढ़ी लिखी है, गंवार थोड़ी है जो सिर्फ मांगने के लिए हाथ फैलाती रहती है। आत्मनिर्भर बने, किसने मना किया है इसे? चाहती तो अपने पति के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती थी, लेकिन नहीं, इसने तो पति को एटीएम कार्ड समझ रखा है, जब चाह कैश कर लिया। इससे तो लाख गुना अच्छी मेरी बहू है, जो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और इस घर के खर्चों को बराबर संभाल रही है। इससे कहो कि आज के आज अपने ससुराल चली जाए, नहीं तो अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। हम इसके बेवजह के खर्चे नहीं उठा सकते। आखिर नव्या के पापा के आगे उसकी मम्मी कुछ कह न पाई और उन्होंने नव्या को ससुराल जाने के लिए कह दिया। इधर नव्या को भी समझ में आ गया कि उसके नखरे सिर्फ उसका पति उठा सकता है और कोई नहीं। आखिर वो लौटकर अपने ससुराल चली आई और अब वह अपने पति के साथ समझदारी से घर चलाने लगी। हालांकि गलतियां अभी भी उससे होती थी, लेकिन अपने मायके वालों से शिकायत करने की जगह वो अपनी सास शारदा जी से पूछना ज़्यादा पसंद करती थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।